नहीं, दूसरी याचिका पर भी क्या होना नंबर के हिसाब से ही होता है ना, तो नंबर गेम में तो कुछ ऐसा है नहीं कि ऐसे तो फिर हर बार रिजेक्ट हो जाएगी, तो फिर वो उन याचिकाओं का मतलब क्या है? नहीं, याचिकाओं का मतलब यह है कि वो अपनी बात रख रहे हैं। Okay. मैं हमेशा कहता हूँ कि पार्लियामेंट को जीत हार से मत देखिए। पार्लियामेंट जीतने हारने का वो नहीं है प्लेटफॉर्म। जीतने हारने का प्लेटफॉर्म होता तो हमेशा ही सरकार जीतेगी, क्योंकि बहुमत के साथ सरकार चल रही है ना। सरकार तभी हार सकती है जब वो बहुमत उसका लूज कर दिया। ये इससे आगे कब बढ़ता है? याचिका के फेस चरण से आगे कब जाएगा ये? याचिका से वो वहां पर चेयरमैन के पास जाएगा, वो एक्सेप्ट करेंगे अगर, हाँ। तो फिर उस पर चर्चा हो जाएगी। चर्चा होगी, फिर उसके बाद वोटिंग होगी। वोटिंग में जीत जाएंगे, यही पास हो जाएगा। एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का क्या पैमाना है? एक्सेप्ट रिजेक्ट का तो यह कि यदि नंबर आपके पास नहीं है तो कर सकते हैं, या वो कहे कि इसमें सीरियस नहीं है तो वो कर दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से जाएंगे। पहले एक बार चर्चा करेंगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा कमेटी के पास भेजकर उसको कर लेंगे, सीधा नहीं करेंगे। चेयरमैन चाहे तो कर सकता है, रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट हो गया था। हाँ, तो चेयरमैन चाहे तो कर सकता है, रिजेक्ट कर दे, इसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन वो आ भी जाए तो कोई वो जीत जाएंगे ऐसा नहीं है। उनका पर्पज है बार बार इलेक्शन कमिश्नर को, सीईसी साहब को डेंट करना, उनकी इमेज को डेंट करना और उनका क्वेश्चन करना। ये महत्वपूर्ण बात है। और लगातार पिछले कई साल से यदि हमारी संवैधानिक सभाओं व्यवस्थाओं पर और जो लोग बैठे हुए हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये भी तो गंभीर सवाल है। ये गंभीर मसला है कि लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके जीतने हारने का कोई एक खबर बता दूं इसी में। एक बड़ा आदेश चुनाव आयोग ने निकाला था कि पोलिंग डे से 2 दिन पहले से एक आदेश लागू किया था कि मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, कि मोटरसाइकिल बाइक रैली नहीं होगी, फिर पिलियन राइडर नहीं बैठेगा एक दिन पहले, फिर उसके बाद उसमें टाइमिंग्स के साथ कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, सुबह से 6 बजे से शाम 6 बजे तक, वो सारी बातें थी। उसमें एग्जामिनेशन के लिए पुलिस से आप लेकर के आइए। तो उसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा हैं, ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती मोटरसाइकिल चलाने पर, और उसको उन्होंने मॉडिफाई कर दिया है। मॉडिफिकेशन में कुछ रिलैक्सेशंस दे दिए हैं, लेकिन क्योंकि हमने उस दिन भी प्रोग्राम में बात की थी कि बड़ा एक मतलब काफ़ी गंभीर बड़ा कदम था ये। एक बड़ा काम हुआ खबर जो अभी मैं देख रहा था कि करीब 65 BLO इलेक्शन ऑफिसर्स जो हैं इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमिश्नर को कि उनका वोट कट गया है। कल एक खबर थी कल। तो जो लोग वोट डलवाने का काम कर रहे हैं उनका वोट भी SIR में कट गया है। तो क्या चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों को रखा जो भारत के नागरिक नहीं है चुनाव में? ये इस पर अभी एक अलग से बात करते हैं। पहले हम जो भवानीपुर की और ग्रेटर कोलकाता की और सेकंड फेज की बात कर रहे थे, तो उस पर सर आपका रिएक्शन। देखिए, भवानीपुर या ग्रेटर कलकत्ता का आप देख लें तो वहाँ पे भद्रलोक रहता है, शिक्षित वर्ग रहता है, और ज़्यादातर यहाँ जो है वो आप ये कहें कि परिवर्तन के लिए नहीं वोट देंगे। हालांकि कुछ वहाँ भी प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं कि TMC काम नहीं कर रही है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी भी बंगाल में ये बार बार कह रहा हूँ, खासकर साउथ बंगाल इस बात के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है कि परिवर्तन हो और उस परिवर्तन में बीजेपी आए। क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो इशू है वो उनके लिए गौण है। वो आप लोग को यहाँ, हम लोग को यहाँ लग रहा होगा, लेकिन एटलीस्ट कैलकाटा, ग्रेटर कैलकाटा में जहाँ बुद्धिजीवी और अपने आप को कहें अलग मानने वाले लोग हैं वहाँ पर, और भवानीपुर इनका बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा। आप भले ही लोकसभा में कहें 8000 इनको लीड थी, लेकिन अगर ऐसे भी माने SIR का भी अगर ले लें तो वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा है ना। तो अगर वो जो बोगस वोटिंग होती थी, क्या बोगस वोटिंग इस बार नहीं हुई है? अगर नहीं हुई है तो नंबर कैसे बढ़े? यानी कुछ लोग तो बाहर से आके भी वोट दे रहे हैं, तो वो तबका भी एक आ रहा है जो वोट देगा। ऐसे में मुझे लग रहा है कि अगर बीजेपी को 230 सीट आती है बंगाल में, तभी यहां पर ममता बनर्जी हारेंगी।